हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। 28 नवंबर को जो पहला शिफ्ट हुआ था, इसमें पूछे गए साइंस के प्रश्नों को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं। ऐप का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए आज का सवाल है, इन चार में से सही सुमेलन चुनना है, यानी कि सही मिलान किस ऑप्शन में है। ए है, बी है, सी है, डी है। सही मिलान आपको बताना है। चूना CaCO3, कली चूना CaO, बुझा हुआ चूना ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बेकिंग सोडा ये NaCO3 है। सही मिलान आपको चुनना है। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अब आइए 28 नवंबर को जो पहला शिफ्ट हुआ था, उसमें पूछे गए प्रश्नों को कवर करते हैं। यदि किसी चालक की लंबाई 3 गुना कर दी जाए, यदि किसी चालक की लंबाई 3 गुना कर दी जाए तथा अन्य कारकों में परिवर्तन न किया जाए तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा। बस लंबाई को 3 गुना कर दिया गया है, अन्य कारकों को परिवर्तित नहीं किया गया है, तो प्रतिरोध कितना होगा। तो प्रतिरोध बराबर होता है प्रतिरोधकता गुने में लंबाई बटे में क्षेत्रफल। किसी भी चीज को चेंज नहीं किया गया है, बस लंबाई को चेंज किया गया है। तो लंबाई के साथ सीधा समानुपाती रिलेशन है, प्रतिरोध लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। तो अगर हम इसको 3 गुना करेंगे तो जो प्रतिरोध है पहले का 3 गुना हो जाएगा, तो 3 गुना। डी हमारा आंसर हो जाएगा। मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष को बायो के टर्म में मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट की वस्तुओं को साफ साफ देखता है, दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है। तो मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष की समस्या को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया बोलते हैं और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। हम किसी वस्तु को साफ साफ तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु का प्रतिबिंब ठीक रेटिना पर बनता है। एक सामान्य आंख जो होती है, उस केस में यह होता है कि जो प्रतिबिंब का निर्माण है वो रेटिना पर होता है। अगर मान लीजिए रेटिना से पहले प्रतिबिंब का निर्माण हो जाए या फिर रेटिना के बाद हो जाए, वैसे केस में हमारे आंखों में दोष होता है, हमें वस्तु जो है साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है। निकट दृष्टि दोष के केस में क्या होता है कि जो प्रतिबिंब का निर्माण है वो रेटिना पर ना होकर के रेटिना से पहले ही हो जाता है। रेटिना पर ना होकर के रेटिना से पहले ही हो जाता है, इसीलिए वस्तु जो है साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, इस दोष को दूर करने के लिए एक चश्मा पहनते हैं जिसमें कि अवतल दर्पण होता है, माफ करिएगा, जिसमें कि अवतल लेंस होता है, जिसमें कि अवतल लेंस होता है। तो अवतल लेंस से लगा हुआ चश्मा हम लोग पहनते हैं। उसके बाद क्या होगा, देखो वापस से जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनने लगेगा, तो फिर वस्तु जो है साफ साफ दिखाई देगी। और इस केस में जो नेत्र गोलक होता है, आई बॉल जो होता है, उसकी लंबाई भी बढ़ जाती है। तो एक उचित क्षमता वाले उत्तल लेंस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए। एक उचित क्षमता वाले अवतल लेंस हमारा सही आंसर हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के लिए क्षेत्र सामर्थ्य डैश होता है, यानी एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका स्ट्रेंथ जो है कहां पर न्यूनतम होता है, कहां पर मैक्सिमम होता है, यही पूछा गया है। तो केंद्र पर अधिकतम होता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो सर्कुलर लूप होता है, इससे जब धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, इसके सेंटर पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है, ये याद रखिएगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपको पढ़ने नहीं वो फॉर्मूला, सिर्फ आप थ्योरेटिकली याद रखें कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो मैक्सिमम होता है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, इसका आप एसआई मात्रक याद रख सकते हो, टेस्ला होता है। टेस्ला इसका एसआई मात्रक होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का, या फिर सिंपली मैग्नेटिक फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। बी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग प्रति अम्ल में एक घटक के रूप में किया जाता है, यानी एंटासिड के रूप में किया जाता है। एंटासिड बनाने में इस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो यह है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, या फिर इसी को सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं। बेकिंग सोडा NaHCO3, यह है बेकिंग सोडा। इसका उपयोग प्रति अम्ल
प्रति अम्ल में किया जाता है, और आपको याद होगा सोडा एसिड अग्निशामक में इसी का उपयोग किया जाता है, सोडा एसिड अग्निशामक में। तो सोडा के रूप में ये बेकिंग सोडा होता है, सोडा के रूप में ये बेकिंग सोडा होता है, और एसिड जो है यहाँ पर H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक जो हम लोग घरों में खाते हैं, यह है सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक अल्कोहल के रूप में वर्गीकृत है? अल्कोहल फैमिली का अगर कोई मेंबर होगा ना, तो उसके IUPAC नाम के अंत में ऑल आएगा, हिंदी में ऐसे ऑल आएगा। तो इसमें देख लो किसके नाम के अंत में ऑल है, तो यहीं पर दिख रहा है आपको प्रोपेनॉल, प्रोपेन प्लस ऑल, ये ऑल आया ना, यानी कि ये अल्कोहल फैमिली का मेंबर है। जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड, इसके नाम के अंत में अल आएगा, अल आएगा। तो प्रोपेनल है ना, यहां पर देखो ये अल है, तो ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है। ये देखो प्रोपेनोन है, इसके नाम के अंत में क्या आ रहा है? ओन आ रहा है, ओन। अगर ओन आया है मतलब ये कीटोन है। कीटोन फैमिली का पहला मेंबर होता है प्रोपेनोन, इसी को हम लोग एसीटोन बोलते हैं, इसी को हम लोग एसीटोन बोलते हैं। प्रोपेनोइक, सिंपली प्रोपेनोइक है। प्रोपेनोइक एसिड अगर होता तो हम बोल सकते थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का अगर कोई कंपाउंड है तो उसके नाम के अंत में जो है ओइक एसिड लगा होता है ना, ओइक एसिड लगा होता है। तो अगर यहाँ पर प्रोपेनोइक एसिड होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये मेंबर हो जाता। ए हमारा राइट आंसर। जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? अब देखो अम्ल के पास खासियत है भाई कि जल में मिलाएंगे तो H+ देगा, H+ देगा, और ये H+ जो है वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके H3O+ बना लेगा, इसे हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो जो H3O+ का कंसंट्रेशन है पहले से ज़्यादा हो जाएगा ना, सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी। तो प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोक्सिल हम लोग किसको बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल नहीं, हाइड्रोनियम है ना, हाइड्रोक्सिल हम लोग OH को बोलते हैं। इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में कमी हो जाएगी, नहीं बढ़ेगी, क्योंकि H+ की जो सांद्रता है वो बढ़ेगी, इसीलिए। तो इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम किसी क्षार को मिलाते हैं वैसे केस में ए हमारा आंसर होता। OH-, यहाँ पर OH- होगा, OH-। निम्नलिखित में से कौन सा नेफ्रॉन का एक कप के आकार का भाग है जिसके साथ वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छ जुड़ा होता है? नेफ्रॉन जो है ये क्रियात्मक, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है हमारे उत्सर्जन तंत्र का, हमारे उत्सर्जन तंत्र का, या फिर बोल सकते हैं वृक्क का, किडनी का। तो किडनी के अंदर नेफ्रॉन है, और नेफ्रॉन के कई सारे पार्ट्स होते हैं, कई सारे पार्ट्स होते हैं, उनमें से कुछ पार्ट्स के नाम आपको याद रखने हैं। ये कप जैसी संरचना आप देख रहे हो, ये कप जैसी संरचना जो आप देख रहे हो इसे बोलते हैं इंग्लिश में बोमन्स कैप्सूल, ठीक है, बोमन्स कैप्सूल, हिंदी में बोलेंगे बोमन्स संपुट। यही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। ये देखो केशिकाओं का गुच्छ है, ये केशिकाओं का गुच्छ है, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस जो कि यहाँ पर है, ये क्या है? केशिकाओं का गुच्छ है। कैपिलरी नेटवर्क लिखा है ना, कैपिलरी का मतलब केशिका होता है, तो कैपिलरी नेटवर्क यानी कि केशिकाओं का गुच्छ है, इसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये जो आप पार्ट देख रहे हो, इतना पार्ट जो आप देख रहे हो यहाँ पर, इतने पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, शॉर्ट में PCT बोलते हैं। ये यू शेप जो आप देख रहे हो इसे हैनली की लूप बोलते हैं, हैनली की लूप बोलते हैं। और ये जो आप पार्ट यहाँ पर देख रहे हो इसे हम लोग बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यह PCT प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और यह दूरस्थ कुंडित नलिका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
ये सारे पार्ट्स के नाम आपको याद होने चाहिए, ये सारे पार्ट्स के नाम आपको याद होने चाहिए, समझे आप। ग्लोमेरुलस, बोमन संपुट, पीसीटी, लूप ऑफ हैनली, हैनली की लूप, एंड डीसीटी यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसका हिंदी यहाँ पर है दूरस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका। बोमन संपुट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा 100 जूल है, पिंड का वेग क्या होगा? गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² होता है। गतिज ऊर्जा आपको दिया गया है 100 जूल है, द्रव्यमान आपको दिया गया है 2 किलोग्राम है, और v²। सारे के सारे मान जो है SI मात्रक में दिए गए हैं, तो जो हमारा आंसर आएगा यानी कि जो वेग आएगा वो SI मात्रक में ही आएगा। तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ से v हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक चूना पत्थर को गर्म करने पर वह बुझे चूने में परिवर्तित हो जाता है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब यहाँ पर देखो सवाल में दिया गया था आपके एग्जाम में बुझा चूना, बुझा चूना नहीं अनबुझा चूना होता है। जब आप चूना पत्थर को गर्म करेंगे ना, जब आप चूना पत्थर को गर्म करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे, काफ़ी हीट करना पड़ता है, तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड में, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये क्या है? ये अनबुझा चूना है, ये अनबुझा चूना है, अनबुझा चूना है ना, अनबुझा चूना बोल दो, कली चूना बोल दो, या फिर सिंपली आप चूना बोल दो। अंग्रेजी में क्विक लाइम बोलते हैं। और जो बुझा चूना होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये बुझा चूना है। लेकिन जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को यानी कि चूना पत्थर को हीट करते हैं तब ये टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। एक अभिकारक टूट गया 2 उत्पाद में, इसे बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया, इसे बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया, है ना, अपघटन अभिक्रिया। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा, अपघटन अभिक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहां पर करेक्शन करना पड़ेगा, बुझा हुआ चूना नहीं होगा, यहां पर अनबुझा चूना होगा। हाइड्रोजन परमाणु की परमाणुविक त्रिज्या कितनी होती है? तो जब आप देखेंगे अणु और परमाणु, है ना, परमाणु और अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 9 के अंदर, तो आपको ये एक टेबल मिलेगा जहां हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या दी गई है, या फिर बोल दो हाइड्रोजन परमाणु का साइज दिया गया है, आकार दिया गया है, जो कि है 10⁻⁻10 मीटर, बोले तो 1 एंगस्ट्रम। और जल अणु का साइज दिया गया है 10⁻⁹ मीटर यानी कि 1 नैनोमीटर। आंसर डी हो जाएगा। 0.5 किलोग्राम यानी कि आधा किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है और यह 20 मीटर की ऊंचाई तक जाती है। गेंद का प्रारंभिक वेग क्या है? गेंद को फेंका गया वर्टिकली अपवर्ड, किसी स्पीड से फेंका गया होगा। यहां पर कहा गया है आपको कि मैक्सिमम 20 मीटर की ऊंचाई तक जो है ये गेंद जाती है, 20 मीटर की ऊंचाई तक जाती है, उसके बाद वापस आ जाती है, यानी कि जो अंतिम वेग है वो है 0। जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जी का मान हम लोग ऋणात्मक लेते हैं, और जी का मान आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर लगाएंगे जो गति का समीकरण है तीसरा वाला, v² - u² = 2as। v का मान 0, u अपने को चाहिए 2 लिखेंगे, a का मान देखो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो -10 गुने में s हमारा यहाँ पर h है 20, यहाँ से -u² = -400 हो जाएगा, तो यहाँ से u आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ जो द्रव्यमान दिया गया है इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। किस जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीव का निर्माण होता है? मतलब एक कोशिका होती है और वो विभाजित हो जाती है, एक कोशिका होती है और वो विभाजित हो जाती है, वो जीव है अपने आप में, तो यह एक कोशिकीय जीव।
एक कोशिकीय जीव में जो जनन होता है सामान्यतः अलैंगिक जनन होता है, और अलैंगिक जनन में भी द्विविखंडन होता है। द्विविखंडन होता है, यह सामान्यतः है, मतलब यूजुअली या फिर बोल दो मोस्ट कॉमन मेथड जो है रिप्रोडक्शन का यूनिसेलुलर के अंदर, वो द्विविखंडन है। जैसे कि अमीबा, साइनोबैक्टीरिया, या फिर नीलहरित शैवाल बोल दो, पैरामीशियम है, लिशमेनिया है, यूग्लिना है, इन सारे में डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन सारे में लैंगिक जनन होता है। ये जो विखंडन है ये तो बहुत ही आसान है, एक कोशिका होती है विभाजित हो जाती है 2 कोशिका में। इन सारे में तो कॉम्प्लेक्स मेथड है, वो भी सेक्सुअल लैंगिक जनन, जबकि ये द्विविखंडन या फिर ये कोशिका विभाजन विखंडन अलैंगिक जनन का प्रकार है। किसी वस्तु का विस्थापन का मान शून्य होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आवश्यक है? डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए। तो विस्थापन हम लोग किसको बोलते हैं? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर थे और आप ऐसे ट्रेवल करके बी पर चले गए, तो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी तो ये वाली भी है ना, तो ये हो गई कुल पथ की लंबाई। अगर हम इसको मापेंगे तो हमें दूरी प्राप्त होगी, हमें जो है दूरी मिलने वाली है। लेकिन हमसे विस्थापन पूछा हुआ है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रारंभिक बिंदु मार्क करते हैं, अंतिम बिंदु मार्क करते हैं, और इनके बीच की न्यूनतम दूरी हम लोग देखते हैं। न्यूनतम दूरी निकालना बड़ा ही आसान है। जो प्रारंभिक बिंदु है, जो अंतिम बिंदु है, इनके बीच आप स्ट्रेट लाइन खींच दो, एक सीधी रेखा खींच दो, एक सीधी रेखा खींच दो। ये जो लंबाई है ना, इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। लेकिन मान लीजिए कि प्रारंभिक बिंदु P है और अंतिम बिंदु भी P ही है। प्रारंभिक बिंदु भी P, अंतिम बिंदु भी P। ऐसा हो सकता है ना कि A से चले थे, वापस घूमकर A पर आ जाए। आप घर से चले थे, वापस से आप घर पर आ गए, तो प्रारंभिक बिंदु भी घर, अंतिम बिंदु भी घर, तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी? 0। तो विस्थापन 0 हो जाएगा जब वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, है ना, जब वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम बिंदु या फिर प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान हो, है ना, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान हो। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दूरी ये 0 नहीं होगी, दूरी 0 नहीं हो सकती है ना, दूरी 0 नहीं हो सकती है। मान लीजिए प्रारंभिक घर से चले थे, आप वापस घर पर आ गए, तो आपने दूरी तो तय कर ली ना, विस्थापन 0 हो जाएगा। प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया का चयन कीजिए। प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया का चयन कीजिए। जैसे मानव प्रजाति है, मानव प्रजाति अपनी आबादी को बनाए रखे, इसके लिए क्या करना होगा? बच्चे पैदा करना होगा, प्रजनन करना पड़ेगा। तो किसी भी प्रजाति को अपनी जनसंख्या, अपनी आबादी अगर बनाए रखना है तो उसको लगातार अपने जैसे बच्चे को पैदा करना पड़ेगा। अगर मानव आज बच्चे पैदा करना बंद कर दे तो मानव प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो जरूरी है कि प्रजनन हो, जरूरी है प्रजनन हो। विविधता क्या होता है? वेरिएशन। पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में जो बदलाव आते हैं उसी को हम लोग वेरिएशन बोलते हैं। और मान लीजिए ये जो बदलाव है काफ़ी लंबे समय तक होता चला जाए तो क्या होगा? वेरिएशन जो है वो जमा होता चला जाएगा, जमा होता चला जाएगा, और जो जीन है उसमें काफ़ी बदलाव आ जाएगा। तो इसे हम लोग विकास बोलते हैं। जैसे इंसान आज जैसा है, आज से लाख वर्ष पहले वैसा नहीं था ना, तो वहाँ से लेकर के हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये चेंज धीरे 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 आया है ना। और जो वेरिएशन है, जो विविधता है, जो ये वेरिएशन है, ये जमा होता गया, जमा होता गया, जमा होता गया, और आज हम लोग ऐसे दिखते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग विकास बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। ये जो वेरिएशन है ना, इसको कहा जाता है कि ये रॉ मटेरियल है इवोल्यूशन के लिए, रॉ मटेरियल है इवोल्यूशन के लिए, कच्चा पदार्थ है इवोल्यूशन के लिए। अगर वेरिएशन नहीं आएगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा। लाख वर्ष पहले जो इंसान हुआ करता था उसमें धीरे 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 वेरिएशन आया, तभी तो आज हम ऐसे हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस चला है उसे हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं। उत्परिवर्तन क्या होता है? डीएनए में चेंज। जब डीएनए में चेंज होता है, ये चेंज जो है आनुवांशिक रूप से भी हो सकता है या फिर पर्यावरण
द्वारा भी हो सकता है, एक्सरे के कारण, यूवी रे के कारण, तो एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण भी हो सकता है, या फिर आनुवांशिक रूप से भी हो सकता है। तो डीएनए में जब चेंज होता है तो हम जानते हैं कि डीएनए से ही प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से ही लक्षण आते हैं, तो जीव के लक्षण में भी बदलाव आ जाते हैं। और ये जो चेंज है ये सडन भी हो सकता है, एक झटके में हो सकता है, तो उसे हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। तो सिंपल सा आप याद रखो, चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, जो डीएनए सीक्वेंस होता है उसमें जब चेंज आ जाए तो उसी को हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। और ये चेंज जो है सडन भी हो सकता है, एक झटके में भी हो सकता है, और कारण इसका आनुवांशिक भी हो सकता है, या फिर हो सकता है पर्यावरणीय कारक। निम्नलिखित में से किस विलीन, विलीन नहीं है विलियन है, निम्नलिखित में से किस विलियन की पहचान उसकी गंध से की जाती है? जल में नमक घोलते हैं, कोई गंध आती है क्या? जल में पोटेशियम परमैंगनेट घोलते हैं तो भी गंध नहीं आती है। जल में चीनी घोलते हैं तो भी गंध नहीं आती है। जल में डेटॉल घूमेंगे, जल में डेटॉल डालेंगे तो भाई दूर से पता चल जाएगा किसी ने डेटॉल का इस्तेमाल किया है, इसमें गंध होता है। डी हमारा राइट आंसर। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बीच की दूरी, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। इसे बताना है वक्रता त्रिज्या के संदर्भ में, वक्रता त्रिज्या के टर्म में। तो फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ए हमारा राइट आंसर। डैश मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज पदार्थ का वहन करता है, जबकि डैश उन पत्तियों जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं से इनका पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। तो देखिए, जो जाइलम होता है वो मिट्टी से प्राप्त जल तथा खनिज को पत्तियों तक लेकर के जाता है ना, पत्तियों तक लेकर के जाता है। फोटोसिंथेसिस के लिए जल चाहिए होता है। जो वृक्ष होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो जल को मिट्टी से ही लेते हैं। आप ऊपर से चाहे जितना भी जल डाल दो वो उसके अंदर जाने वाला नहीं है, मिट्टी से ही जल को लिया जाता है। और ये ले जाने का काम जो है पत्तियों तक करता है जाइलम टिश्यू। फोटोसिंथेसिस से जो खाना बनता है पत्तियों में, उसे पादप के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम जो है फ्लोएम करता है। तो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम, और वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी विलयन के आयतन प्रतिशत द्वारा यानी कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की गणना के वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? यहां देखिए तो विलय पदार्थ का आयतन दिया हुआ है और बट्टे में विलयन का आयतन दिया हुआ है। ऊपर में हमेशा विलय पदार्थ आएगा, नीचे में विलयन आएगा। अब आयतन बाई आयतन है तो ऊपर में भी आयतन, नीचे में भी आयतन, और गुने में 100, तो ये सही है। यहां देखिए विलयन का आयतन बट्टे में विलय पदार्थ का द्रव्यमान, ये नहीं होगा, ये काट दो। देखो जो कंसंट्रेशन है, जो सांद्रता है ना, जो सांद्रता है उसे हम लोग 3 तरीके से निकाल सकते हैं। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज, और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये 3 तरीके हैं निकालने के। मैंने आपसे कहा जो अंश होगा यानी कि जो न्यूमरेटर होगा उसमें हम लोग विलय पदार्थ का आयतन या फिर द्रव्यमान लेंगे, और नीचे में हम लोग विलयन का यानी कि हर में जो है विलयन का हम लोग आयतन या फिर द्रव्यमान लेंगे। यहाँ पर देखो विलय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे में विलयन का आयतन गुने में 100 है, तो ये हमारा हो जाएगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। विलय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे में विलयन का द्रव्यमान है, तो ये हमारा हो जाएगा वेट बाय वेट परसेंटेज। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस जीव की भोजन रिक्तिका में जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं जो फिर कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं? भोजन रिक्तिका यानी कि फूड वैक्यूल, खाद्य रसदानी भी इसको बोलते हैं, है ना। भोजन रिक्तिका या फिर खाद्य रसदानी, फूड वैक्यूल, तो ऐसा होता है अमीबा के अंदर में। जैसे ये देखो अमीबा के लिए भोजन यहाँ पर है, तो अमीबा सबसे पहले अपना सीडोपोडिया बनाता है, कूटपाद बनाता है अपने कोशिका द्रव्य को एक्सटेंड करके। उसके बाद कूटपाद से फूड को कैप्चर करने के बाद ये खाद्य रिक्तिका या फिर खाद्य रसदानी फूड वैक्यूल बनाता है, इसके अंदर अपना एंजाइम छोड़ता है और इसको डाइजेस्ट करने के बाद पूरा कोशिका द्रव्य में जो है फैला दिया जाएगा, और जो भी अपशिष्ट होगा बाद में उसको वापस से निकाल दिया जाएगा। तो जैसे हमारे अंदर प्रोसेस चलते हैं डाइजेशन के, पाचन के, वैसे ही अमीबा के अंदर भी पाचन प्रक्रिया चलता है।
हमारे केस में जो पाचन प्रक्रिया चलता है ना हमारे बॉडी में, वैसे ही जो है अमीबा के अंदर भी होता है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर। लाइकन के बारे में आप याद रख सकते हो कि ये कवक और शैवाल का सहजीवीय संबंध है। जहां पर हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है वहां पर लाइकन ग्रो नहीं करता है। लाइकन को हम लोग पोल्यूशन इंडिकेटर बोलते हैं। जहां पर पोल्यूशन ज़्यादा होगा वहां पर लाइकन आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां की हवा में जो है सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी, और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अगर अधिक होगी तो लाइकन वहां पर ग्रो नहीं करेगा। कवक और शैवाल का सहजीवीय संबंध है। शैवाल जो है कवक को खाना बनाकर खिलाता है और बदले में कवक जो है इसको प्रोटेक्शन देता है। स्पायरोगारा अपने आप में हरा शैवाल है। प्लाज्मोडियम परजीवी है जिसके कारण मलेरिया होता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टीकृत कोशिका है जो विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं का संवहन करती है? ये अपने आप में कोशिका है ना, स्पेशलाइज्ड सेल है जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स बोल सकते हो या फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा इंफॉर्मेशंस को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाती है। तो बड़ा ही आसान सवाल है, न्यूरॉन। ये काम तो न्यूरॉन के थ्रू ही होता है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में या फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में एक जगह से दूसरे जगह इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करती है। न्यूरॉन्स के ये सारे पार्ट्स हैं, डेंड्राइट, एक्सॉन है ना, उसके बाद एक्सॉन टर्मिनल होता है, सेल बॉडी होता है, ये सारे। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं। जो सवाल आपसे पूछा गया है उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।